हे दोस्तों नमस्कार, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2019 के फॉर्म देखिए भरे जा रहे हैं। इसमें देखिए अभी देखिए जीके जीएस और जनरल अवेयरनेस के जो पार्ट हैं उसको हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको हम कवर करेंगे। 20-20 25-25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे हर वीडियो में। साथ में ध्यान रखिएगा उसका पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगा पीडीएफ के लिए देखिए पीडीएफ के लिए आपको करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, उसमें आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम में मैं इसका पीडीएफ पूरा कंप्लीट सेंड कर दिया करूंगा, जो भी आपके जीके जीएस के क्वेश्चंस मिलेंगे डेली के डेली, ठीक है। साथ में आपका जीके जीएस और जीए का एक वीडियो चलेगा, साथ में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड साइंस के जनरल साइंस के क्वेश्चंस का भी एक सेट चलेगा, ठीक है। तो दो अभी चलेंगे और इसको आप देखते रहिए। और हम आपसे चाहेंगे कि जो आप चैनल पे नए हैं पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं एनटीपीसी से रिलेटेड। और जैसे ही ग्रुप डी के फॉर्म खत्म हो जाए तो ग्रुप डी का जल्द ही आपके लिए शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। जो लोग बोल रहे थे लेखपाल एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, तो ध्यान रखिएगा लेखपाल एग्जाम के प्रिपरेशन तो 10-15% हो कंप्लीट करा चुका हूं मैं, और कोई दिक्कत है नहीं। फॉर्म को आने दीजिए, जैसे ही आ जाएगा उसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो अभी हम एनटीपीसी के बारे में पढ़ेंगे, एनटीपीसी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस, ठीक है, 2019 के लिए जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। तो उसी क्रम में पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और जो वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए। तो जैसा कि यहाँ पे नीचे लिखा डेली क्लास के लिए आपको करना ये है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब के बगल में बेल का आइकन होगा, घंटी का आइकन होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। इससे ये होगा जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर ये है प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी है राज्यपाल। तो आप लोग बताइए भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। तो भारत की बात करें, भारत में जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं वो किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। किसको, प्रधानमंत्री में को, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 75 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख, सॉरी इसको छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है कि जो भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपको पता होना चाहिए कोणार्क जो मंदिर है वो भगवान सूर्य देव का मंदिर है। और ये ऑप्शन देख लीजिए, विष्णु गोपा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी है महिपाल, ऑप्शन डी है राजा कुलोसुंग, ठीक है। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए हैं, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, कोणार्क का जो मंदिर है वो भगवान सूर्यदेव का मंदिर है। और यह कहाँ पे है, उड़ीसा में स्थित है। पुरी जानते हैं, पुरी आपने सुना होगा, भगवान जगन्नाथ की नगरी, और यहीं पुरी ये उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और यहीं पे कोणार्क मंदिर स्थित है। इसका निर्माण जो करवाया था नरसिंह देव प्रथम, किसने करवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ध्यान रखिएगा ऑप्शन कौन कौन से, पहले इसको देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिंदुसार है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दशरथ है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सुशील है। तो यहाँ आप लोग जल्दी से बताइए सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो यहाँ पे सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। कौन, सम्राट अशोक, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। आपको पता होना चाहिए जो भी स्मारक लगभग बनाए जाते हैं सारे, मतलब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसने अच्छे काम किए रहते थे तो उसकी खुशी में एक स्मारक बनाया जाता था, ठीक है। तो वैसे भी स्मारक बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा जो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से, ऑप्शन नंबर है बीबी का मकबरा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी है इबादत उद्दौला, ऑप्शन सी है चार मीनार, ऑप्शन डी है यहाँ पे ताजमहल। तो ध्यान रखिए बीबी का मकबरा भी यहाँ पे क्या है आपका बनवाया गया था, ये औरंगजेब ने बनवाया था, ठीक है। और ये भी एक मृत व्यक्ति के स्मारक है। और इबादत-उद-दौला भी, ये भी मृत व्यक्ति का स्मारक है। ताजमहल तो आपको पता ही होगा, लेकिन जो चार मीनार है, चार मीनार आपका क्या है, मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है।
कहाँ पे है चार मीनार? हैदराबाद में है। हैदराबाद अभी क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान में पहली बार क्या है? क्या क्वेश्चन है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से। 1949 यानी कि 1949। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है 1951 1951। ऑप्शन नंबर सी 1952 1952 और ऑप्शन नंबर डी 1953 1953। तो पहली बात करें भारतीय संविधान की, तो पहली बार जो संशोधन किया गया था 1951 यानी कि 1951 में किया था। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 1951 में पहली बार संशोधन किया गया था। ध्यान रखिएगा जो पहला संशोधन था उसमें क्या जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सा? 9वीं अनुसूची को 1951 में प्रथम संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी या कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? या फिर कह सकते हैं कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस राज्य से हुआ था? तो ऑप्शन है यहाँ पे तमिलनाडु, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी यहाँ पे उड़ीसा है। तो ऑप्शन आप लोग बताने की कोशिश करिए। यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है आंध्र प्रदेश राज्य से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी इसको बोलते हैं कुचिपुड़ी को, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी और दामोदर। क्या क्या है? ब्रह्मपुत्र, हुगली, भागीरथी और दामोदर। ध्यान रखिएगा जो दामोदर नदी है उसको सौरो ऑफ बंगाल या बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम की बात करें तो झारखंड से होता है। ध्यान रखिएगा, आपने छोटा नागपुर का पठार सुना होगा, तो वहीं से ये दामोदर का उद्गम होता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड से, और इसे क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। लगभग 80% लोगों को, आप लोगों में से पता होगा। सिंपल है। ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे बुलबुल, ऑप्शन नंबर बी है बादल, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे चेतक, ऑप्शन नंबर डी है हैवग्रीव। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो महाराणा प्रताप थे उनके घोड़े का क्या नाम था? चेतक। क्या नाम था? चेतक था महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर पे। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, कर्णम मल्लेश्वरी की बात करें, ओलंपिक खेलों में कोई भी पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी और इन्हें कांस्य पदक मिला था, या फिर कह सकते हैं ब्रॉन्ज मेडल मिला था ओलंपिक खेलों में। और यह किससे संबंधित थी? भार उठाना कह सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित थी। कौन? कर्णम मल्लेश्वरी, पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक खेलों में पदक जीता, कांस्य पदक मिला था इनको वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, तो कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? वेट लिफ्टिंग से। नेक्स्ट 10 नंबर, रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्या है क्वेश्चन? रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ध्यान रखिएगा, रोलेट एक्ट जो पारित हुआ था, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। 1919, 1921, 1923, 1916। तो रोलेट एक्ट की बात करें 1919 में पारित किया गया था। ठीक है, कब पारित किया गया था? 1919 में पारित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। ये भी ध्यान रखिएगा, किसके? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन है लूना 2, ऑप्शन बी लूना 10, ऑप्शन सी अपोलो 10, ऑप्शन डी अपोलो 11। तो हमारे चंद्रमा का जो चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह था लूना 10। क्या था? लूना 10। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 10। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, आपको बताइए समझ में आ रहा कि नहीं? कमेंट करते रहिएगा, मोटिवेट करते रहिएगा, जिससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे वीडियोज आपके लिए लेकर आए। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था?
कौन सी दो टीमों ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसए और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और कनाडा ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था। ठीक है, क्रिकेट मैच का जन्मदाता किसे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से जाना जाता है? 3-4 ऑप्शन है यहाँ पे। माइकल टायसन, ऑप्शन नंबर ए माइक टायसन। अभी एक भारतीय फिल्म आई थी माइक टायसन जिसमें थे, ठीक है, उनकी एक्टिंग, मतलब माइक टायसन थे नहीं, उनकी एक्टिंग किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट मोहम्मद अली, नेक्स्ट इवांडर ऑफ होलीफील्ड, नेक्स्ट जो लुइस। यहाँ पे जो ऑप्शन होगा इवांडर ऑफ होलीफील्ड द रियल डील उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी चोलिस्तान, ऑप्शन सी सुक्कुर, ऑप्शन डी मीरपुर। तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चोलिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान में थार से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान कहा जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता हुआ, जल्दी बताइए, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो ध्यान रखिएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 ईस्वी में। कब आया? 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। ठीक है, कालीकट पे आया था केरल में, जहाँ के राजा थे जमूरियन ने उनका स्वागत किया था। ठीक है, वास्को डी गामा भारत कालीकट में आया था 1498 ईस्वी में, समुद्री मार्ग से खोज करते हुए आया था। नेक्स्ट चलिए, मृणालिनी साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थी? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स से आ जाता है। मृणालिनी साराभाई, ऑप्शन देखिए, फिल्म अभिनेत्री थी, वैज्ञानिक थी, शास्त्रीय नृत्यांगना थी, ऑप्शन डी पार्श्व गायिका थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्यांगना थी मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। किस जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मीटिंग हुआ था, किसमें उन्होंने ध्वज फहराया था? असहयोग आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, नेक्स्ट है स्वराज आंदोलन के दौरान, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अरुणा आसफ अली से रिलेटेड। तो यहाँ पे इन्होंने कब ध्वज फहराया था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, ब्रिक्स में जो बी शब्द है वो किस देश को प्रदर्शित करता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने आता हुआ, जल्दी से बताइए। ब्रिक्स हमारा आपको पता है कई देशों का समूह है, उसमें जो हमारा बी है वो किस देश को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है यहाँ पे बेल्जियम, ऑप्शन सी है यहाँ पे ब्राज़ील, ऑप्शन डी है बहरीन। तो बी किससे संबंधित करता है? ब्राज़ील को। बी ब्राज़ील को डिनोट करता है। ठीक है, ब्रिक्स की बात करें तो बी आपका क्या हो गया? ब्राज़ील हो गया, आर हो गया आपका रूस या रसिया कह सकते हैं, आई हो गया आपका इंडिया, सी हो गया आपका चाइना, और यहाँ पे यस की बात करें तो साउथ अफ्रीका। तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, साइप्रस की राजधानी क्या है? क्या पूछा मैंने? साइप्रस की राजधानी क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने आता हुआ। साइप्रस की राजधानी क्या है? निकोसिया है। क्या है? निकोसिया है साइप्रस की राजधानी। अब देखिए, साइप्रस की मुद्रा की बात करें तो साइप्रस में चलता है पाउंड। क्या चलता है? पाउंड चलता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके तो टोटल इतने ही क्वेश्चन थे आज। 20 के समथिंग क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। 20 क्वेश्चन आपने कर लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चाहेंगे आपसे, अगर जो आपको वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा तो कमेंट करिए, मोटिवेट कीजिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।